हाँ जी। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू पार्ट 2। तो शुरू करें। यस सर, अभी मेरे साथ एक बहुत क्रेजी चीज़ हुई थी। मैं ये पूरी वीडियो जो अभी तुम देख रहे हो ये पूरी रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन मैं माइक ऑन करना भूल गया और मैं 11 मिनट चमन की तरह बोलता रहा। तो अभी फिर क्या कर सकते हैं भाई, कुछ बात नहीं कर सकते, दोबारा रिकॉर्ड करते हैं फटाफट। और क्या, ठीक है चलो भाई। इस वीडियो में हमने फटाफट 4 चैप्टर पढ़ने। डैट इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न्स। ठीक है, एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारी पूरी इंटर 600 मार्क्स की है। अगर तुम एक ग्रुप दे रहे हो तो 300 मार्क्स की है। 300 मार्क्स में भी जीएसटी सिर्फ 50 मार्क्स का है। अगर मैं तुम्हें एक एक चैप्टर की 20-20 मेमोरी टेक्निक्स दे दूं, जो कि मैं दे सकता हूं, अपनी पे आऊं तो मैं हर एक चीज़ की मेमोरी टेक्निक बना सकता हूं, ठीक है। लेकिन तुम्हें क्यों मैं भर दूं तुम्हारे दिमाग को? तो इसलिए हर चैप्टर में जितना हो सके जायज़ 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 मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए मेमोरी टेक्निक बना दी है, ठीक है। अगर तुम्हें फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं सर हमें तो ये पर्टिकुलर चीज़ की चाहिए, तो वो अलग बात है, तुम मुझे को कमेंट सेक्शन में बोल भी सकते हो। लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अब जैसे यार मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर है। अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई जो चैप्टर है तुम्हारा, ये यहाँ पे मैंने 26 पेज वाली रिवीजन बुक में एक पेज में खत्म कर रखा है। एक पेज में। मॉड्यूल में कितने पेजेस का है? 80 पेजेस का। तुम मॉड्यूल के 80 पेजेस उठा लो और मेरा ही एक पेज उठा लो, और मैं चैलेंज देता हूँ तुम्हें, तुम मुझे इसे ढूंढ के दिखा दो ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो उसमें और इसमें नहीं है। सब कुछ है इसमें, एक पेज में खत्म है। तो यही एक हिसाब से पूरे चैप्टर की ही मेमोरी टेक्निक हो गई ना, कि एक पेज में जो तुम्हें पूरा पढ़ना पड़ता है। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं नहीं यार चलो कुछ कुछ की अपन बना सकते हैं फिर भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में काम आएंगी चीज़ें तुम्हें, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करो कि हर एक ये प्लेस ऑफ सप्लाई की 4 इसकी बना दो, 4 रजिस्ट्रेशन के बना दो, पागल हो जाओगे तुम खुद ही। ओके ठीक है, चलो तो हम शुरू करते हैं पहले प्लेस ऑफ सप्लाई से। तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन जैसे ही तुम्हें पेपर में दिखता है, तुम्हें क्या आने लग जाती है? तुम्हें क्या आने लग जाती है? प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन जैसे ही तुम्हें पेपर में दिखता है, तुम्हारी क्या रुक जाती है? क्या रुक जाती है? जी हां, पॉटी। ये तुम्हें याद रखना है, अपने मन में रखना है, अपने मन में रखना है। एग्जाम तुम्हारा दोपहर को है तो तुम्हें दोपहर को आ सकती है पॉटी, ठीक है। ओके ओके ओके, देखो अब इसमें ध्यान के रखना है। अब सीरियस प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उसमें वैसे तो मैंने एक पेज में सारा समराइज कर रखा है, लेकिन तुम अगर देखोगे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पे B2B और B2C के लिए अलग प्रोविजन है कि अगर रेसिपिएंट B2B है तो क्या, B2C है तो क्या। और तुम एक फनी बात बताता हूँ, जहां जहां B2B है वहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। सब जगह B2B का मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। ओ तो क्यों ना हम फिर इसको याद रख लेते हैं। जहां पे भी B2B सेपरेट है, कहाँ कहाँ सेपरेट है? वहां जहां पे तुम्हें पॉटी आती है प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन देख के, तो प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ याद रहेगा कि टफ होता है और जैसे ही पेपर में आता है पॉटी आ जाती है, ठीक है। ओके, एक तो तुम्हारी डिफॉल्ट प्रोविजन जो तुम्हारी मेन प्रोविजन है, तो ये पी से याद रखना है। ये प्रोविजन डिफॉल्ट प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं मेन प्रोविजन, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2, ठीक है। पी से ये हो गया। ओ से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स। टी से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, दोनों आगे। जैसे वो आरसीएम में नहीं है सरकार के आगे पर्वत है, तो पर्वत में टी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, वैसे ही सेम। फिर ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस आगे टी से, एंड आई से आगे इंश्योरेंस सर्विसेज। याद रहेगा, डिफॉल्ट प्रोविजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स, एंड ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, एंड आई से इंश्योरेंस सर्विसेज। तो ये 5 सर्विसेज ऐसी हैं, 5 भी नहीं 6 हैं, ये 2 है ना गुड्स और पैसेंजर की अलग अलग है। एनीवे पॉइंट है कि ये 6 सर्विसेज ऐसी हैं जहां पे B2B सेपरेट है और जहां पे B2B का मतलब क्या है? प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। याद रहेगा। यस सर, पॉटी आ गई। वैल्यू ऑफ सप्लाई मैंने तुम्हें रिवीजन वीडियोस के अंदर ही करा दिया था, लेकिन फिर भी मेरे को था कि रिवाइज करा दूं। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया। आज के जमाने में कोई किसी के लिए कुछ करता है? नहीं, लेकिन सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया। वाह। तो मैं एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ जेन्युइनली। जब मैं सी इंटर में था, जिस टीचर से मैंने जीएसटी पढ़ा था, उन्होंने हमें याद कराया था इडियट्स, इडियट्स, इडियट्स। IDI ये बिहाफ की बजाय होता था सप्लायर्स ऑब्लिगेशन, तो O ऑब्लिगेशन, फिर T, फिर S, इडियट्स होता था। लेकिन फनी बात क्या हुई, मैं इडियट्स पढ़ के पेपर में गया, पेपर में जाके मेरे को यही नहीं याद आ रहा कि इडियट्स में जो थर्ड आई है उसकी फुल फॉर्म क्या है, T की फुल फॉर्म क्या है। ऐसे ऐसे मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा, मैं क्या यार अगर मेरे को इडियट्स याद करने के बाद भी इनका ऐसे ये पूरा याद रखना पड़ता है कि अंदर अंदर उनकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्यों ना फुल फॉर्म से ही कुछ मेमोरी टेक्निक बना लें। ओ ठीक है, एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, इंटरेस्ट लेके सुनना। सब्सिडी ने डिस्काउंट के बिहाफ पे टैक्स पे कर दिया। वाह क्या बात है भाई। मैंने मेमोरी टेक्निक्स के ऊपर वेबिनार्स लगाए हुए हैं, तो मैं अगर कोई ट्रिक बताता हूँ तो इसका मतलब वो जेन्युइनली अगर तुम 1 से 2 बार, 2 से 3 बार भी सुन लोगे या पढ़ लोगे या याद कर लोगे या बोल के देख लोगे,
पेपर में लाड़ ले, तुम्हें भूलने नहीं वाली हो, याद रखियो ये बात, ठीक है जी। फिर हम आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन चैप्टर पे। ये तो मैंने तुम्हें वैसे डिटेल रिवीजन वीडियो में भी बताया हुआ है। नागमणि मिस्त्री, कौन सी ऐसी 4 स्टेट्स हैं जहां पे जो थ्रेशोल्ड की लिमिट है रजिस्ट्रेशन वाली वो 10 लाख ही रहेगी, चाहे तुम गुड्स के सप्लायर हो, चाहे तुम सर्विसेज के सप्लायर हो, चाहे तुम एक्सक्लूसिवली गुड्स के सप्लायर हो। ओ नागमणि मिज 3, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अब मैं चाहता तो यहाँ पे NMMT और ऐसे बार बार बोल देते हो NMMT। तुम्हें लगता है अरे वाह याद करा दिया, कुछ याद नहीं कराया भाई। तुम पेपर में जाके सोचते रहोगे कि सेकंड एम कौन सा था, मुंबई था, महाराष्ट्र था, क्या था, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, मैंने जानबूझ के ऐसी रखी है जहां पे तुम ऐसे ऐसे उनके पहले वर्ड्स लिख दिए सारे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ओ फिर आता है नेक्स्ट, जिसमें टर्नओवर की लिमिट कितनी है? 20 लाख सरकार को फीस दे बिच। ऑनकोर बन गया था मैं, सॉरी। तो मेघा ने तेल की पुड़ी अरुण के गले में उतार दी जिससे वो सिक हो गया। ठीक है। अगर तुम्हारा नाम मेघा है या अरुण है फिर तो तुम्हारे मजे हैं, तुम्हें वैसे ही नहीं भूलने वाली। लेकिन अगर तुम्हारा कोई दोस्त मेघा या अरुण है फिर भी नहीं तुम्हें भूलने वाली। इधर वे तुम्हें ये याद रखना है, मेघा ने तेल की पुड़ी अरुण के गले में उतार दी जिससे वो सिक हो गया। ठीक है। मेघा मेघालय, तेल तेलंगाना, पुड़ी पौंडुचेरी, अरुण अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम। तो ये 6 स्टेट्स ऐसी हैं जिसके ऊपर लिमिट क्या है? 20 लाख। 4 स्टेट कौन सी है? 10 लाख वाली। और बाकी अदर स्टेट्स पे तो तुम्हें पता है एक्सक्लूसिवली गुड्स में है तो 40 लाख लिमिट है, एंड गुड्स के साथ थोड़ी सी भी सर्विसेज आ गई तो भाई साहब 20 लाख लिमिट है। ओके ठीक है जी। कैंसलेशन सुओ मोटो बाय डिपार्टमेंट। अब देखो सेक्शन 29 में तुम कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं सर। अब एक चीज बताओ, वहाँ पे वो आता ना कि सुओ मोटो डिपार्टमेंट कब कैंसिल कर सकता है? तुम खुद भी कैंसिल कर सकते हो जब तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, बिजनेस का डीमर्जर हो गया, एमलगमेंट हो गया, बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है, वो खुद भी कर सकते हो। लेकिन सुओ मोटो डिपार्टमेंट कब कर सकता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल? कब कर सकता है रजिस्ट्रेशन कैंसिल? तो उसके लिए तुम्हें ऐसे याद रखना, 5 वायलेशंस वंस कैंसिलेशन। ऐसा डिपार्टमेंट बोल रहा है तुम्हें तुम्हारे रजिस्ट्रेशन को देखते हुए कि इनमें से कोई भी एक, इन 5 वायलेशन में भी कोई भी एक कर देगा ना, इसका जीएसटी अभी कैंसिल कर दूंगा। है तो वहाँ पे बहुत सारी है कि जी रिटर्न्स टाइम पे नहीं भरी, ये वो, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें एक 5 याद करा दूं कि 5 तो वायलेशंस लिखनी है तुम्हें। वायलेशंस, इनवॉइस उसने वायलेशन ऑफ जीएसटी एक्ट के अंडर इशू कर दिया, सेक्शन 171 को वायलेट कर दिया। 171 है एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर्स। रूल 10 ने को वायलेट कर दिया। रूल 10 ने बैंक की डिटेल्स फर्निश करनी होती है 30 डेज में रजिस्ट्रेशन के। सेक्शन 16 के को वायलेट करते हुए उसने आईटीसी ले लिया, ठीक है। और रूल 86B को उसने वायलेट कर दिया जिसमें तुम्हें 1% कैश में पे करना होता है अगर जब तुम्हारी टैक्सेबल सप्लाई फॉर अ मंथ इज ग्रेटर देन 50 lakhs। राइट। 5 वायलेशंस वंस कैंसलेशंस। ओके। और ये मेरे को बड़ी अच्छी लगी ये वाली जो मैंने बनाई है, रिटर्न्स चैप्टर की। इसमें रिटर्न्स भी है, छोटा सा रजिस्ट्रेशन भी है। अब नॉर्मली क्या होता है कि तुम जब ये देखते हो कि जैसे रजिस्ट्रेशन चैप्टर है, यहाँ पे आता है ये प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन आता है ना, और फिर तुम देखते हो कि पूरा पार्ट ए भरना पड़ता है, फिर पार्ट बी भरना पड़ता है जो ऑफिसर के पास जाती है, और तुम देखते हो कि ये प्रोसीजर कुछ लोगों पे अप्लाई नहीं करता है ना। और नॉर्मली ये लोग हम फिर भूल जाते हैं और पेपर में बाय चांस इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ लेता है भाई, रैंडमली यही पूछ लेगा जेन्युइनली कि एक NRTP है, उसने मान लो GST 1 नहीं भरी है ना, और उसके अकाउंटेंट ने उसको सजेस्ट करा कि आपको तो भरनी भी नहीं है, तो कमेंट ऑन दिस। अब तुम्हें लगेगा कि यार NRTP को भरनी होती है R1 के नहीं। तो ऐसी चीज़ें अगर कभी बाई चांस हुआ तो प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, GSTR 1 की फाइलिंग की एप्लीकेबिलिटी, GSTR 3B की फाइलिंग एप्लीकेबिलिटी एंड GSTR 10 जो तुम्हारी फाइनल रिटर्न होती है उसकी फाइलिंग की एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर नहीं है? डज नॉट अप्लाई टू, डज नॉट, इन लोगों के ऊपर नॉट अप्लाई होती है, तो इसलिए नॉट ही याद रखना है। एन से NRTP सप्लायर ऑफ OEDR सर्विसेज, एंड ये 2 पॉइंट बनते हैं आपस में ये वाले, a person who is liable to deduct TDS under section 51 and a person who is liable to collect TCS under section 52। ओ 2 पॉइंट बन गए। तो नॉट अप्लाई, दिस डज नॉट अप्लाई। अब मेरी बात सुनो एक बार ध्यान से फटाफट से। मैं चाहूँ तुम्हें क्या लगता है, मैं मान लो ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन है, ये 90-30 से कुछ बना नहीं सकता? बना सकता हूँ, ऑब्वियसली बना सकता हूँ। क्या मैं ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किसके ऊपर कंपलसरी एप्लीकेबल, मैं धक्के से इनका ये PCP ऐसे कुछ करके कुछ ना कुछ बना नहीं सकता? बना सकता हूँ, बना भी दूंगा, तुम्हें चिपका भी दूंगा, तुम्हें लगेगा कि अरे ये तो अच्छी चीज़ है। लेकिन भाई अगर तुम
समझ रहे हो, अगर मैं एक एक चैप्टर में ऐसे 10-10 बनाने लग गया तो एक हिसाब से तो मैंने तुम्हें नया सिलेबस ही बना के दे दिया ना। तो तुम्हें वो भी याद रखना है जो अपना ओरिजिनल प्रोविजन रहेगी, और तुम्हें वो भी याद रखना है जो मैंने मेमोरी टेक्निक दी है। तो बेवकूफ़ मत बनो, ठीक है। और वैसे भी जीएसटी में अच्छी बात पता क्या है, कभी भी क्वेश्चन ऐसा नहीं ना आता कि बताओ सेक्शन 24 के अंदर किसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है कि तुम्हें ये सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए। याद तो ऐसे करने नहीं है, तुम्हें कौन सा एज इट जाके पेपर में लिखने। तो तुम्हें सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है। ओके ओके, ठीक है। इसी के साथ हमारी होगी ख़त्म